जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि सब लोग सकुशल मंगल होंगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे होंगे। आज हम लोग स्कंदगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद की नाटक है उसको पढ़ने वाले हैं। हमने जयशंकर प्रसाद की जो नाटक लगे हुए हैं वो 3 नाटक हैं, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। तीनों ही नाटक ऐतिहासिक नाटक है, जिसमें से 2 नाटक हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में दोनों क्लास उपलब्ध करा दिया गया है, एक बार आप लोग देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यह मैं क्लास प्रारंभ करने से पहले मैं आप सबको एक छोटी सी जानकारी दे दूं कि मिशन जेआरएफ हिंदी, क्या नाम है, मिशन जेआरएफ हिंदी, इस नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है और उस ग्रुप का यह लिंक है। टेलीग्राम मिशन जेआरएफ अंकिता गौतम। अगर आप मुझसे जुड़ते हैं तो आपको सभी जो भी यहाँ क्लास किए जाते हैं उसके टॉपिक बाय टॉपिक क्यूज तैयार करके वहाँ अभ्यास कराया जाता है। और लगभग हमने कहानी पढ़ ली है, निबंध भी हमने प्रारंभ कर लिया है, नाटक भी लगभग ख़त्म कर लिया है और हिंदी साहित्य का इतिहास लगभग शुक्ल सीरीज को ख़त्म कर दिया। जो क्लास बचे हैं उसे बहुत जल्द उपलब्ध कराया जाएगा। अगर आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो 7643007052 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है और बाकी सारा डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए समय को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद के जो 3 नाटक लगे हैं तीनों ऐतिहासिक नाटक है। और स्कंदगुप्त नाटक यह किनका है, स्कंदगुप्त विक्रमादित्य। विक्रमादित्य उन्होंने उपाधि धारण किया था। जैसे किसी को सर का उपाधि, किसी को कुछ उपाधियां जैसे मिलती है तो उसमें उन्हें विक्रमादित्य की उपाधियां मिली थी। जब इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो प्रस्तावना में कुछ लिखा हुआ है। जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि हमें कुछ कहना है। क्या कहना है? पहले यह उज्जैनी का पर दुख भंजक विक्रमादित्य गुप्तवंशीय स्कंदगुप्त था। मतलब यह विक्रमादित्य क्या है, यह पहले गुप्तवंशीय स्कंदगुप्त था। दूसरा यह कि मातृगुप्त थी, दूसरा कालिदास है। यानी कि विक्रमादित्य स्कंदगुप्त का ही नाम कहीं कहीं आप देखेंगे स्कंदगुप्त आपको देखने को मिलेगा और कहीं कहीं आपको देखिएगा मातृगुप्त का जो नाम आया है कालिदास। कालिदास से एक चीज़ आप ध्यान में आपको याद होगा, कालिदास को लिखा गया आषाढ़ का एक दिन नाटक, शायद आप पढ़े होंगे, उसमें वह कालिदास का वर्णन किया गया है और यह भी बताया गया है कि वह कैसे कश्मीर का राजा बनता है। तो वही कह रहे हैं कि मातृगुप्त ही दूसरा कालिदास है जिसने रघुवंश आदि काव्य की रचना की। उनके कई रचनाओं का वर्णन आप आषाढ़ के एक दिन में देखने को मिलता है। मातृगुप्त का कश्मीर का शासन और तोरमान का समय तो निश्चिंत सा है। मतलब कि इसमें आप ये देखेंगे कि इसमें से कौन कौन से पात्र ऐतिहासिक तथ्यात्मक से मिल जाता है और कौन कौन से काल्पनिक पात्र हैं। यानी कि जो इतिहास में हमें सारे तथ्य उपलब्ध कराए गए हैं वो ऐतिहासिक पात्र हो गए, वो घटनाओं को जैसे दिखाते इसमें उन सभी। और जो कुछ कुछ ऐसे हैं जो कल्पना, इसको रोचक, इस नाटक को बनाने के लिए, अपनी रचना करने के लिए कवि के द्वारा कुछ पात्र कल्पना किए जाते हैं, सृजन किए जाते हैं। तो मातृगुप्त का कश्मीर शासन और तोरमान का समय तो निश्चिंत सा है। विक्रमादित्य के मरने पर उसका दिया कश्मीर राज्य वह छोड़ देता है। कहते हैं विक्रमादित्य के मरते ही कालिदास को जो साम्राज्य मिलता है कश्मीर, वह उसको छोड़ देता है। यह चीज़ आपको देखने का आषाढ़ के एक दिन में भी मिलता है और वह समय सिंघल के राजकुमार धातुसेन का निर्धारित होता है। अब देखिएगा एक और धातुसेन सिंघल, आप देखते होंगे सिंघल द्वीप का वर्णन आप कहाँ पाते हैं, तो आप नागमती, नागमती जो है वो सिंघल द्वीप की रहती हैं और वहीं से उसको हरण करके लाया जाता है। तो पद्मावती में यह चीज़ आपको देखने को मिलता है। इसीलिए नाटक में धातुसेन भी एक पात्र है। धातुसेन का सिंघल का राजकुमार यानी कि श्रीलंका का राजकुमार। सिंघल द्वीप का है श्रीलंका में। बंधु वर्मा, चक्रपालिक, पर्णदत्त, सर्वनाग, भट्टार्क, पृथ्वीसेन, खिंगिल, प्रख्यात कृति भीम वर्मा। इसका शिलालेख कौशाम्बी में मिलता है। इसका क्या है, शिलालेख कहाँ मिलता है, तो कौशाम्बी में देखने को मिलता है। अभी तक हमने जितने पात्र देखे वो सभी पात्र क्या है, सभी पात्र ऐतिहासिक पात्र हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से पात्र काल्पनिक हैं। इसमें से प्रपंच बुद्धि मुदगल जो हैं यह कल्पित पात्र हैं, यानी कि 2 इसमें क्या है, वह कल्पित पात्र हैं।
स्त्री पात्रों में भी हम कुछ देखेंगे। अभी तक लगभग हम सभी पुरुष पात्रों को देख चुके हैं, अब हम लोग कुछ स्त्री पात्रों को देखेंगे। स्त्री पात्रों में स्कंद की जननी यानी स्कंद की माता का नाम आपको देखने को मिलेगा। स्कंद की माता का नाम, जिसमें यहाँ आप देखिएगा देवकी बताया गया है, उनके विषय में कहते हैं कि इसमें प्रपंच बुद्धि और मुद्गल होगी आपका क्या है वो कल्पित पात्र यानी कि कवि के द्वारा सृजन किया गया है। जबकि स्त्री पात्र में स्कंद की जननी का नाम मैंने देवकी रखा है, यानी कि स्कंद गुप्त के माता का नाम क्या रखा गया है तो देवकी रखा गया है। स्कंदगुप्त एक शिलालेख में ह- हतरी हतरी हतरीपुरी हतरीपुरी कृष्णो देवकिम भवते मिलता है। देवकी यहाँ देख रहे हैं, एक शिलालेख में देवकी नाम देखने को मिलता। उसी संभावता कहते हैं, संभावता है कि स्कंद की माता का नाम देवकी से ही कवित्त को यह उपमा सूझी है, यानी कि कवि को यह जो कहाँ से उपमा सूझी है तो उसी शिलालेख से इनको उपमा सूझी है। अनंत देवी का तो स्पष्ट उल्लेख पुरुगुप्त की माता के रूप में मिलता है, यानी कि अनंत देवी जो है पुरुगुप्त की जो माता है उसका स्पष्ट उल्लेख कहाँ मिलता है तो पुराने दस्तावेज में। देवसेना और जयमाला वास्तविक और काल्पनिक पात्रों दोनों हो सकते हैं। देखिएगा, आपसे प्रश्न यहाँ भी पूछा जा सकता है कि स्कंदगुप्त में ऐसे कौन से दो पात्र हैं जो वास्तविक और काल्पनिक दोनों हो सकते हैं, तो कौन हो सकते हैं देवसेना और जयमाला। विजया, कमला, रामा मालिनी जैसे किसी दूसरी नामधारणी स्त्री को भी इस काल में संभावना है, तब भी ये कल्पित है, यानी कि रामा मालिनी और जैसे ये सब विजया कमला ये सब क्या एक काल्पनिक पात्र इसमें बताया जा रहा है। पात्रों की ऐतिहासिकता के विरुद्ध चरित्र की सृष्टि यहाँ तक संभव हो सका नहीं दी गई, फिर भी कल्पना और अवलंब लेना ही एक बड़ा केवल घटना की परंपरा को ठीक करना, यानी कि घटना की परंपरा को ठीक करने के लिए इन पात्रों का कवियों के द्वारा सृजन किया गया है। अब पात्र देखेंगे। पात्र परिचय में कुछ हम सबसे पहले नाटक जब भी पढ़ते हैं तो इसमें पात्रों को दो भागों में बांट के देखते हैं। एक देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण पुरुष पात्र हैं और एक देखते हैं दूसरी तरफ कौन कौन से स्त्री महत्वपूर्ण पात्र हैं। तो सबसे पहले हम लोग पुरुष पात्र की जिक्र करेंगे। आप नाम देखते होंगे युवराज, स्कंदगुप्त और जिनका नाम विक्रमादित्य भी बताया जाता है। यह विक्रमादित्य कौन है तो स्कंदगुप्त ही हैं, जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और इस नाटक के नायक के रूप में भी इसे ही प्रतिष्ठित किया गया है। कुमारगुप्त जो मगध के सम्राट हैं, यानी कि स्कंदगुप्त के पिताजी जो है वो कुमारगुप्त हैं, जो क्या है मगध के वर्तमान में सम्राट हैं। पुरुगुप्त और स्कंदगुप्त कुमारगुप्त के दोनों पुत्र हैं। गोविंदगुप्त कुमारगुप्त के भाई हैं, यानी कि स्कंदगुप्त के चाचा कौन है। मैं सारे पात्रों का संबंध प्रयास करूंगा कि स्कंदगुप्त से समझाने का प्रयास करूंगा, उनसे जोड़ने का प्रयास करूंगा। तो स्कंदगुप्त के पिता का नाम क्या है कुमारगुप्त, कुमारगुप्त के भाई यानी गोविंदगुप्त, अर्थात स्कंदगुप्त के चाचा का नाम क्या है गोविंद गुप्त, वही लिखा हुआ कुमारगुप्त का भाई। पर्णदत्त, पर्णदत्त क्या है महानायक। अब देखिएगा कि हर एक सेना में एक पद होता है नायकों का, तो मगध का महानायक कौन है पर्णदत्त है। और अगला है चक्रपालित, चक्रपालित कौन है पर्णदत्त का पुत्र है। पर्णदत्त का यहाँ पुत्र नहीं, मिस्टेक हो गया, तो यहाँ क्या पर्णदत्त का पुत्र है। बंधुवर्मा क्या मालव का राजा है। मालवगण का क्या होता है, जैसे कि आप देखेंगे मालवगण का राजकुमार सिंहरण आपको चंद्रगुप्त में देखने को मिलता है, वही मालवगण का राजा कौन है तो बंधु वर्मा है। जो आगे चल के ये आप अगर आप दैनिक जीवन में जोड़ सकते हैं तो इसके सबसे जो है साले कहे जा सकते हैं। स्कंदगुप्त का सबसे बड़े वाले साले कौन बनते हैं, आगे चल के बंधु वर्मा बनते हैं। भीम वर्मा कौन है बंधु वर्मा का भाई, यानी कि स्कंदगुप्त की जो पत्नी होती है स्कंदगुप्त की जो पत्नी होती है कौन देवसेना, देवसेना का सबसे बड़ा भाई कौन है बंधु वर्मा और उसके छोटा भाई कौन है भीम वर्मा।
मातृगुप्त, मातृगुप्त क्या है, वह कार्यकर्ता है कालिदास, आप सबको पता है। प्रपंच बुद्धि क्या है, एक बौद्ध कपालिक यानी कि जादू टोना जो करते हैं, जो बौद्धों में जादू टोना करते हैं, वो क्या है, एक बौद्ध भिक्षु भी आप समझ सकते हैं, अगर साधारण भाषा में याद रखने के लिए कर सकते हैं। लेकिन यहाँ दिया वो बौद्ध कपालिक, जो उन्होंने जादू टोना तंत्र मंत्र की बात इसमें जहाँ जिक्र आता है वो प्रपंच बुद्धि का सारा किया धरा रहता है। सर्वनाक, सर्वनाक कौन है, अंतर्वेदी की विषयपति। सर्वनाक कौन, अंतर्वेदी की विषयपति, यानी कि अंतर्वेद, अंतर्वेद का मतलब क्या होता है कि आंतरिक मामलों को देखने वाले जो होते हैं उसे अंतर्वेद कहते हैं, उसका विषयपति है। अगला नाम है कुमारदास, धातु सेन का ही दूसरा नाम क्या है, कुमार दास आपको कहीं कहीं देखने मिलेगा, तो आप समझिए कुमारदास और धातु सेन दोनों एक ही हैं, और दोनों क्या है, दोनों एक ही हैं। और ये क्या है, ये सिंघल का राजकुमार है। जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि पद्मावत का जो वर्णन आता है, पद्मावत का अपना पैतृक गांव, पैतृक धरती कहाँ होता है, वो सिंघल द्वीप जो श्रीलंका में आपका पड़ता है। पुरुगुप्त, पुरुगुप्त अब देखिएगा कहा जाता है कि सिंघल द्वीप 7 समुंदर पार है। एक अब देखिएगा पहले के ज़माने में एक फिल्म बनी थी 7 समुंदर पार, उस पे गाना भी अमिताभ बच्चन का था कि 7 समुंदर तेरे पीछे पीछे, यानी कि वो 7 समुंदर को जोड़ा जाता, सागर महासागर में अंतर होता, समुद्र में भी अंतर होता, तो वो 7 समुंदर के पार उस पर दिखता है श्रीलंका, तो वही चीज़ वो कहता है। तो वही सिंघल कहाँ है श्रीलंका में पड़ता है। पुरुगुप्त कौन है, कुमारगुप्त का छोटा पुत्र। पुरुगुप्त कौन है, यानी कि कुमारगुप्त जो सब राजा हैं, स्कंदगुप्त के जो कह सकते हैं स्कंदगुप्त के जो पिता हैं, उन्हीं के ये पुरुगुप्त कौन है, यानी इनके सौतेले भाई हैं। भट्टार्क क्या है, महाबलाधिकृत, महाबलाधिकृत मतलब क्या होता है, जो मुख्य सेनापति उसको महाबलाधिकृत कहा जाता है। तो इसको नवीन महाबलाधिकृत, नवीन क्योंकि नया इसको महाबलाधिकृत बनाया गया है भट्टार्क को। पृथ्वीसेन कौन है, मंत्री कुमार आमत्य, यानी कि मंत्री कुमार आमत्य का क्या मतलब होता है, आमत्य मतलब होता है कि जैसे आप देखेंगे कि चंद्रगुप्त के समय मुख्य आमत्य कौन बने थे, तो चाणक्य बने थे, यानी कि उसको जो सलाह मशवरा देने वाले होते हैं, जो महामंत्रियों के रूप में होते हैं, विशेष वो ब्राह्मण जो होते हैं उनको महाआमत्य कहा जाता है। तो मंत्री महाआमत्य कौन है, पृथ्वीसेन है। हून आक्रमणकारी खिंगिल, यानी कि आप ध्रुव स्वामी में भी खिंगिल का जिक्र देखने को आपको मिलेगा। हून आक्रमण कौन है, खिंगिल है। विदूषक कौन है, मुदगल। विदूषक का क्या मतलब होता है, जैसे अभी के समय में कोई बात हमको यहाँ से आप तक पहुँचाना, तो अभी क्या होता है फ़ोन कॉल के माध्यम से हम या मैसेज के माध्यम से बता देते हैं, लेकिन उस समय ऐसी सुविधाएं नहीं थी, तो ये लोग लोगों को रखते थे, हायर करते थे कि ठीक है भाई मेरे को ये बात वहाँ तक पहुँचानी है, काम करो तुम ये बात सुन लो, और ये जो चीज़ तुम्हें देना वो दे करके एक दूसरे डाक पोस्ट वाला जो काम करता है उसे विदूषक कहते हैं। अगला है प्रख्यात कृति। प्रख्यात कृति कौन है, लंका राज कुल का श्रमण और महाबोधि विहार अस्थिवार, यानी कि प्रख्यात कृति कौन है, जो लंका से आए हुए हैं, एक भ्रमण करने के लिए आए हुए भिक्षु हैं, आप साधारण शब्दों में समझ सकते हैं। अगला एक गौण पात्रों में महाप्रतिहार मिल जाएगा आपको, महादंडनायक मिल जाएगा, नंदीग्राम का दंडनायक भी एक मिल जाएगा, प्रहरी मिल जाएगा, सैनिक और इत्यादि। ये सब जो है मुख्य रूप से पुरुष पात्रों में आपको देखने को मिलेगा। अगर आप सभी नाटकों का क्रम अच्छे से समझ लेते हैं, उनका क्या किससे संबंध है, किसकी क्या भूमिका है, तो आपको बड़ा ही समझने में सहूलियत होगा। एक चीज़ आप बता दें आपको, जिस प्रकार चंद्रगुप्त नाटक में कुछ पात्रों का हृदय परिवर्तन दिखाया गया है कि कैसे पहले राष्ट्रद्रोही होते हैं, बाद में वह जो है राष्ट्र प्रेमी हो जाते हैं, तो वही चीज़ यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। क्या भट्टारक पहले क्या होता है, वह राष्ट्रद्रोही होता, बाद में उसका हृदय परिवर्तन होकर राष्ट्र प्रेमी हो जाता है। चंद्रगुप्त के हर एक जयशंकर प्रसाद के लगभग नाटकों में हृदय परिवर्तन की चीज़ आपको देखने को मिलेगा। स्त्री पात्र, स्त्री पात्र में नाम आता है कुमारगुप्त की बड़ी रानी, कुमारगुप्त की बड़ी रानी देवकी, स्कंद की माता। स्कंदगुप्त की माता का नाम कौन है, देवकी, और पिता कौन है, तो कुमारगुप्त। कुमारगुप्त की सबसे बड़ी वाली पत्नी कौन हो गई था, देवकी हो गई। फिर है कुमारगुप्त की छोटी रानी, यानी कि स्कंदगुप्त की सौतेली माँ, यानी कि उसके पिता की दूसरी पत्नी कौन है, अनंता देवी। अनंता देवी के पुत्र का नाम क्या है, पुरुगुप्त। अगला है जयमाला। जयमाला आपको जैसे हम बताएं कि देवसेना, आप यहाँ देखिएगा, यहाँ देवसेना जैसे पुरुष में प्रमुख पात्र जो है जैसे स्कंदगुप्त है, वैसे स्त्रियों में सबसे प्रमुख पात्र देवसेना है। देवसेना के भाई कौन है, बंधुवर्मा जो मालव का राजकुमार है, और उनकी भाभी कौन है, जयमाला जो मालव की महारानी है। देवसेना कौन है, बंधुवर्मा का बहन है। विजया कौन है, मालव के धन कुबेर की कन्या।
यानी कि आप देखिएगा धन रक्षा, जैसे कि आप कोष धन, धन कोष कहते हैं, जहाँ धन को संचित किया जाता है, उसका एक मुख्य व्यक्ति होता है, मुख्य रक्षा होता है जो लेन देन सारी चीजें देखता है। उन्हीं की ये कौन है, धन कुबेर की कन्या कौन है, विजया। कमला कौन है, भट्टार की जननी, यानी भट्टार को जो है उसकी माता का नाम क्या है, कमला। और यहाँ सवांग की स्त्री कौन है, सर्वनाग होना चाहिए, तो मिस्टेक हो गया, सर्वनाग की स्त्री कौन है, रामा, यानी कि यही जो है वह प्रयास करता है मारने का देवकी को, और यह उसकी पत्नी उसे बचाने का प्रयास करता है। यहाँ भी सर्वनाग का हृदय परिवर्तन दिखाया गया है। एक है मालिनी, मालिनी कौन है, मातृगुप्त की प्रेणी। प्रेणी कहने का क्या मतलब कि प्रेयसी, जिसको प्रेमिका आप कह सकते हैं। अब कुछ सखियां और दासी का वर्णन इसमें आया हुआ है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित स्कंद नाटक का प्रकाशन सन 1928 ईस्वी में हुआ था। प्रसाद द्वारा रचित नाटक स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामी तीनों ऐतिहासिक नाटक हैं, और इन तीनों में ही भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग मौर्य काल एवं गुप्त काल के आधार पर कथा बनी हुई है। यह कथा 5वीं सदी के भारत से ली गई है। उपयुक्त तीनों नाटकों में स्कंदगुप्त अपने लंबे नाटकीय तनाव, संघर्ष और बुनावट में अप्रतिम है। देखिएगा इस नाटक को आप ध्यानपूर्वक पढ़िए, क्योंकि अभी तक हमने जितने नाटक को तैयार किया, आप लोग को पढ़ाया, वो बहुत सरलता से तैयार हो गया था। सरलता से तो नहीं होता, लेकिन वो मेहनत लगता, लेकिन इसमें जो मेहनत लगा वो उन सबसे कहीं कठिन और क्लिष्ट मुझे स्कंदगुप्त नाटक को तैयार करने में लगा है। इसलिए इसको हर एक बिंदु का बारीकी से देखेंगे और समझेंगे। और सबसे बड़ी विशेषता यह है कि किसी भी नाटक को कठिन तैयार करना इसलिए हो जाता है क्योंकि वहाँ से ज़्यादातर प्रश्न बनते हैं, तो कहीं लगता है कि कोई महत्वपूर्ण बिंदु छूट ना जाए, इसलिए नाटक थोड़ा बड़ा हो सकता है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप लोग धैर्यपूर्वक अच्छे से पढ़ेंगे। हम लोग 2 क्लास में पूरा स्कंदगुप्त नाटक को ख़त्म करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यह नाटक बहुत बड़ा है, एक क्लास में ख़त्म करना संभव नहीं हो पाएगा। प्रथम अंक, यह कुल है जो 5 अंकों में यह नाटक विभाजित है, और हम लोग 5 अंकों को देखेंगे। इसमें देखिएगा दृश्य का कहीं जिस प्रकार दृश्य 1, दृश्य 2, दृश्य 3 ऐसे वर्णन किया गया है कहाँ, चंद्रगुप्त नाटक में, वैसा इसमें कहीं वर्णन देखने को नहीं मिलता। हालांकि आप कहेंगे तो दृश्य के बारे में जिक्र कर देंगे। हम कहीं कोई पढ़ रहे थे दूसरी पुस्तकें इधर उधर पलटा के, तो वहाँ कुछ दृश्यों का वर्णन किया गया कि 7, 7, 6 ऐसे करके कोई दृश्यों का वर्णन आया, जबकि यहाँ से स्पष्ट रूप से इसमें नहीं लिखा गया और वहाँ से प्रश्न भी नहीं पूछे गए हैं। 1 मिनट। सबसे पहले उज्जैनी का वर्णन आता है। आपसे प्रश्न यहाँ भी पूछा जाएगा, उज्जैनी में गुप्त साम्राज्य का स्कंदवार। आपसे सबसे पहले यह भी प्रश्न, एक प्रश्न बन सकता है यहाँ से कि सब नाटक प्रारंभ होने से पहले किस जगह का, किस स्थान का, किस एरिया का वर्णन सबसे पहले आता है। तो सबसे पहले कहाँ का जिक्र आता है, तो उज्जैनी का आता है। अब पहला ही कथन इसका सबसे महत्वपूर्ण जो कई बार पूछा गया है, अधिकारों का सुख, अधिकार सुख कितना मादकता और सारहीन है। यह भी रेड वाला जो है वो महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न कई बार पूछे जा सकते हैं। किनका यह कथन है, तो स्कंदगुप्त है। अपने को नियामक और कर्ता समझने की बलवती स्पृहा उससे बगैर कराती है, जो कुछ हो हम तो साम्राज्य के एक सैनिक हैं। आपसे यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्कंदगुप्त का आप कई बार देखेंगे कि जिक्र आता है कि हम तो इस साम्राज्य के एक क्या है, हम इस साम्राज्य के एक सैनिक हैं। यह बात कई बार आपको स्कंदगुप्त से बोलते हुए देखे जा सकते हैं। आपसे पूछ देगा कि कौन कौन सा पात्र, मुख्य पात्र हर बार अपने आप को एक साम्राज्य का सैनिक कहता है, पुरुगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, गोविंद गुप्त, तो आप वहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। तो वही कहते हैं कि अधिकार के सुख कितना मादकता और सारहीन है। पर्णदत्त प्रवेश करते हैं और कहते हैं, युवराज की जय हो। स्कंदगुप्त, आर्य पर्णदत्त को अभिवादन करता हूँ, आर्य पर्णदत्त को मैं अभिवादन करता हूँ, सेनापति की क्या आज्ञा है। यानी कि सेनापति कह के किसको संबोधित कर रहे हैं, तो पर्णदत्त को। पर्णदत्त, मेरी आज्ञा, युवराज आप तो सम्राट के प्रतिनिधि हैं, मैं तो आज्ञाकारी सेवक हूँ। इस वृद्ध ने गूढ़ध्वज लेकर आर्यचंद्र गुप्त की सेना का संचालन किया है। स्कंदगुप्त, आर्य आपकी वीरता का लेखमाला सिप्रा और सिंधु की लोल लहरियों से लिखी जाती है,
तब भी संदेह। पर्णदत्त, संदेह दो बात से है युवराज। पर्णदत्त, आप अधिकारों के प्रति इतनी आप कहते हैं अपने अधिकारों को प्रति आपकी उदासीनता और अयोध्या में नियत नए परिवर्तन। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि यहाँ जो है कुमारगुप्त की मृत्यु के पश्चात यानी मृत्यु के बाद इस साम्राज्य का कौन अधिकार संभाले? स्कंदगुप्त संभाले, क्योंकि उसकी योग्यता और उसकी बहादुरी से सभी बहुत प्रभावित होते हैं। जबकि स्कंदगुप्त स्वयं को हमेशा एक सैनिक के रूप में प्रदर्शित किया है पूरे नाटक में। वो कभी नहीं अधिकारों के प्रति लोलुपता या लालच रखते हैं। वो कहते हैं कि मैं तो एक सैनिक हूँ। इसलिए वो कहते हैं, पंडित उन्हें याद दिलाते हैं कि अधिकारों के प्रति आपकी इतनी उदासीनता बहुत अच्छी बात नहीं है। स्कंदगुप्त, क्या अयोध्या का कोई नया समाचार है? पंडित, संभवतः सम्राट तो कुसुमपुर चले गए हैं और कुमार अमात्य महाबलाधिकृत वीरसेन ने स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर दिया है। तो यानी कि भट्टारक से पहले बलाधिकृत कौन थे? कुमार अमात्य बलाधिकृत वीरसेन। क्या कह रहे हैं? वीरसेन जो है वह पहले महाबलाधिकृत के पद पे थे, जिसके बाद भट्टारक को बनाया जाता। वह क्या हुआ है कि वह स्वर्ण यानी कि वह स्वर्ग को पधार गए, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई है। स्कंदगुप्त, चिंता क्या आर्य, अभी तो आप हैं, तब भी मैं ही सब विचारों का भार वहन करूं, अधिकार का उपयोग करूं, वह भी किस लिए? पंडित, राष्ट्रनीति दार्शनिकता और कल्पना का लोक नहीं है। इस कठोर प्रत्यक्षवाद की समस्या बड़ी कठिन होती है। गुप्त साम्राज्य की उत्तरोत्तर वृद्धि के साथ उसका दायित्व भी बढ़ गया है, पर उस बोझ को उठाने के लिए गुप्त कुल के शासक प्रस्तुत नहीं, क्योंकि साम्राज्य लक्ष्मी को वे अब अनायास और अवश्य अपनी शरण आने वाली वस्तु समझने लगे हैं। स्कंदगुप्त, आर्य, इतनी व्यंग ना कीजिए, इसके कुछ प्रमाण भी हैं। प्रणदत्त, प्रमाण? प्रमाण अभी खोजना है। आंधी आने से पहले आकाश जिस तरह स्तंभित होकर बिजली गिरने से पूर्व जिस प्रकार नील कादम्बनी का मनोहर आवरण महाशून्य पर चढ़ जाता है, क्या वैसी ही दशा गुप्त साम्राज्य की नहीं है? यह कथन इसलिए हम महत्वपूर्ण माने हैं क्योंकि आप ये देखिएगा, एक बात आषाढ़ के एक दिन में यह इस टाइप से कथन आया है कि बादल घिरने से अंधेरा छा जाता, और एक आप देखिएगा चंद्रगुप्त में भी ऐसा कथन आपको देखने को मिलता है। इसलिए इसको आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, आप लोग अक्सर गलती करके चंद्रगुप्त को टिक लगा के आ सकते हैं। अचानक चक्रपालिक का प्रवेश होता। चक्रपालिक कौन है? पर्णदत्त का पुत्र है। चक्रपालिक देखकर, अरे युवराज यही है? ओहो, युवराज की जय हो। चक्र, पिताजी प्रणाम, आप भी यही हैं? पर्ण, कल्याण हो, आयुष्मान। तुम्हारे युवराज अपने अधिकारों से उदासीन हैं। वे पूछते हैं अधिकार किस लिए? देखिएगा, यहाँ इसलिए क्योंकि उसका चक्रपालिक और स्कंदगुप्त लगभग हम उम्र के हैं, तो दोनों में मित्रवत व्यवहार चलता है। इसलिए कहते हैं कि तुम्हारे युवराज अपने अधिकारों के प्रति उदासीन हैं। वे पूछते हैं ये अधिकार किस लिए? चक्र, चक्र कहते हैं गुप्त कुल का अव्यवस्थित अधिकार उत्तराधिकार नियम। प्रणदत्त गंभीरता से, चक्र, यदि यह बात हो भी तब भी तुमको ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग साम्राज्य के सेवक हैं। असावधान बालक, अपनी चंचलता को विष वृक्ष का बीज न बना देना। स्कंदगुप्त, आर्य प्रणदत्त क्षमा कीजिए, हृदय की बातों को राजनीति भाषा में व्यक्त करना चक्र नहीं जानता। देखिए कितनी बड़ी बात कहते हैं कि हृदय की बातों को राजनीति भाषा, यानी कि किसी बात को स्पष्टता कह के मुंह खोल के आप कह दिए, वो एक अलग चीज होता है, और उसको एक राजनीतिक शब्दों में, कूटनीति शब्दों में बदल कर कहना, उसका भाव कुछ और होता है। दोनों भाव में बहुत अंतर होता है, जबकि दोनों कहने का अर्थ एक ही होता है। वही कहते हैं हृदय की बातों को राजनीति भाषा में व्यक्त करने का चक्र को नहीं जानता। अचानक से चर प्रवेश करते हैं, संदेशवाहक प्रवेश करते हैं। युवराज की जय हो। पर्ण, क्या समाचार है? चर, आपकी बार पुष्योमित्रों ने अंतिम प्रयत्न किया है।
क्या कह रहे हैं, अब की बार पुष्य मित्रों का अंतिम प्रयत्न है। वे अपनी समस्त शक्ति संकलन करके बढ़ रहे हैं। नासिर सेना के नायक ने सहायता मांगी है। 10 पुर के दूत भी आए हैं। या क्या कह रहे हैं कि पुष्यमित्र जो थे वो हमला करने वाले हैं, वो आपके बार अंतिम प्रयत्न कर रहे हैं, इसलिए हमें आपकी सहायता चाहिए। और इतना कह के चले जाते हैं। 10 पुर का जो है दूत प्रवेश करता है। एक दूत गए, दूसरा पुर का दूसरे जगह का दूत आते हैं। वह भी कहते हैं, युवराज भट्टारक की जय हो। एक देखिएगा, सम्राट को यहाँ या राजा को भट्टारक कह के संबोधित किया जा रहा है। तो एक चीज यह भी आपको देखेंगे, पूछा जा सकता है कि साम्राज्य को अन्य किस शब्दों से भी संबोधित किया गया है, तो भट्टारक की जय हो यानी कि भट्टारक करके संबोधित किया है। स्कंद, मालवपति सकुशल हैं? कुशल आपके हाथ है महाराज। महाराज विश्ववर्मा का शरीरांत हो गया, यानी बंधु वर्मा के पिताजी का नाम क्या था, विश्ववर्मा। मालव का ये क्या थे, राजा थे। उनका शरीरांत हो गया है। नवीन नरेश महाराज बंधु वर्मा ने स्वाभिवादन श्री चरणों में संदेश भेजा है। स्कंदगुप्त पर्णदत्त को देखता है। पर्णदत्त, वल्लभी का क्या समाचार है? दूत कहता है, वल्लभी का पतन अभी रुका नहीं है, किंतु बर्बर खूनों से उसका बचना कठिन है। मालव की रक्षा के लिए महाराज बंधुवर्मा ने सहायता मांगी है। 10 पुर की समस्त सेना सीमा पर जा चुकी है। स्कंद, मालव और शक युद्ध में जो संधि, क्या स्कंद कह रहे हैं, मालव और शक युद्ध में जो संधि गुप्त साम्राज्य और मालव राष्ट्र के बीच हुई है, उसके अनुसार मालव की रक्षा करना गुप्त सेना का कर्तव्य है। जिस प्रकार अभी हम लोग नेपाल कह रहे हैं, भूटान की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, उसी प्रकार भूटान जाने में हमें वीज़ा नहीं लगता, नेपाल जाने में हमें वीज़ा नहीं लगता, तो वहाँ की समस्त सेनाओं का भार हम लोग उठाते हैं भूटान की। उसी प्रकार कह रहे हैं, एक मिनट, उसी प्रकार कहा जा रहा है कि मालव की रक्षा गुप्त सेना का कर्तव्य है। महाराज विश्ववर्मा के समय ही सम्राट कुमार गुप्त ने उनके संरक्षक हैं, परंतु दूत बड़ी कठिन समस्या है। पर्णदत्त, दूत क्या तुम्हें विदित नहीं, विदित मतलब यहाँ क्या अर्थ हो रहा है, जानकारी नहीं कि पुष्यमित्रों से हमारा युद्ध चल रहा है। पुष्यमित्रों से हमारा युद्ध चल रहा है। दूत, तब भी मालव ने कुछ समझकर ही उसकी आशा की होगी, अपनी स्वतंत्रता सीमित कर लिया था। क्या कह रहे हैं, तब भी वह कुछ सोच करके ही आपके पास भेजे हैं। उन्होंने अपने बहुत सारे अधिकारों को जो है सीमित कर लिया। दूत, क्या तुम्हें विदित नहीं, पुष्यमित्रों ने हमारा युद्ध चल रहा है। दूत कहते हैं, तब भी मालव ने कुछ समझ कर ही अपनी आशा पर अपनी स्वतंत्रता को सीमित कर लिया था। स्कंदगुप्त कहते हैं, दूत, केवल संधि नियम ही से हम लोग बाध्य नहीं हैं, किंतु शरणागत रक्षा करना भी क्षत्रिय का धर्म है। यह कथन आपसे पूछा जा सकता है, केवल संधि नियम से ही हम लोग बाध्य नहीं हैं, किंतु शरणागत रक्षा भी क्षत्रिय का धर्म है। सेनापति पर्णदत्त, समस्त सेना लेकर, क्या कह रहे हैं, समस्त सेना लेकर पुष्यमित्रों की गति रोकेंगे, अकेले स्कंदगुप्त मालव की रक्षा करने के लिए प्रस्तुत हैं। एक सेकंड रुकेंगे। उसके बाद क्या होता, पट का परिवर्तन होता है। वहाँ आप देखेंगे चंद्रगुप्त नाटक में तो वहाँ आपको देखने को मिलेगा
कि किस प्रकार दृश्य बदलते हैं और यहाँ क्या होता है, पट का परिवर्तन होता है। तो आप कहेंगे तो पट